नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति चैप्टर नंबर 17। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भाग 5 संघ से संबंधित है और आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक संघ से जुड़े हुए प्रावधान हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति से जुड़े हुए प्रावधान हैं। इसमें राष्ट्रपति आ जाता है, उपराष्ट्रपति आ जाता है, मंत्रिमंडल आ जाता है और महान्यायवादी आ जाता है। तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। इसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। भारतीय राज्य का प्रमुख कौन है? तो वो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54 के अंतर्गत होता है और इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरेट कॉलेज होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मत देता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या बनता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा अर्थात लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यही मत देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में। आगे देखते हैं। देखिए, अब इसमें विधायक मत दे रहे हैं, सांसद मत दे रहे हैं। तो एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है, एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो विधायक के मत का मूल्य राज्य के अनुसार वैरी करता रहता है। तो एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, इसको देखते हैं। तो एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है राज्य की कुल जनसंख्या और उस राज्य से विधानसभा के कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं उसकी संख्या के अनुपात के माध्यम से। तो राज्य की कुल जनसंख्या मान लीजिए अगर 10 लाख है और वहाँ से राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 100 आते हैं, तब अगर कैलकुलेट करेंगे आप, तब ये संख्या हो जाएगी 10। तो इस तरीके से एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा 10। अब किसी राज्य में जनसंख्या कुछ भी हो सकती है, वहाँ पे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी अलग हो सकती है। तो ये विधायक के मत का मूल्य वैरी करता रहता है राज्य टू राज्य। लेकिन सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है सभी राज्यों के विधायकों के मत के मूल्य को जोड़कर और उसको संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों से डिवाइड करके। इसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य आ जाते हैं। मान लीजिए कि सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य आया 10,000, ये 10,000 आ गया, और संसद के कुल निर्वाचित सदस्य हैं मान लो 500। तब एक सांसद के मत का मूल्य क्या हो जाएगा? तब एक सांसद के मत का मूल्य हो जाएगा 20। सो इस तरीके से विधायक के मत का मूल्य और सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है और उसी आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो आपको सांसद और विधायक के मत कैसे निकाले जाते हैं, मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, ये पता होना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया क्या है? तो चुनाव की सीधी सरल सी प्रक्रिया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष विधि से, और इसमें गुप्त मतदान होता है। तो गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत द्वारा चुनाव होता है राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार को निश्चित मतों का भाग प्राप्त होना चाहिए, जो कि निकाला जाता है कुल वैध मत, उसके नीचे फिर कुल निर्वाचित सदस्य प्लस 1 से डिवाइड करने पर, फिर उसमें प्लस जोड़ने पर। कैसे? मान लीजिए कुल वैध मत पड़े 100 और कुल निर्वाचित सदस्य कितने होंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में? 1। यहाँ पे भी 1 है और प्लस 1। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आ जाएगा 50 + 1। सो उम्मीदवार को 50 प्लस मत प्राप्त होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। ये कोटा होता है राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में। राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में आधे मतों से अधिक मत अगर किसी उम्मीदवार को प्राप्त होते हैं तो ही वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि इस तरीके से तो किसी को मिलेगा ही नहीं।
इसीलिए तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लाई गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। क्या होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, उसको भी देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक मतदाता है, उसको ये बैलेट पेपर प्राप्त हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। इसमें उम्मीदवारों के नाम लिखे हैं A, B, C। अब उस मतदाता को अपनी प्राथमिकताएं बतानी पड़ेंगी उम्मीदवार के संदर्भ में। मान लीजिए उसने A उम्मीदवार को अपनी पहली प्राथमिकता दी, B को दूसरी दी और C को तीसरी दी। इस तरीके से उसने अपनी प्राथमिकताएं बता दी राष्ट्रपति पद के लिए, जो उसका पसंदीदा कैंडिडेट है उसके संदर्भ में। अब इस तरीके से जिस उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता के सबसे कम मत प्राप्त होंगे उसका चुनाव से पत्ता कट जाएगा, उसे चुनाव से हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा और उसमें जो द्वितीय वरीयता के मत होंगे उनको अन्य दो कैंडिडेटों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरीके से वो दोनों जो द्वितीय कैटेगरी वाले मत थे वो इन दोनों के प्रथम वरीयता वाले मत में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जिस कैंडिडेट को प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त होते हैं उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है और उसके द्वितीय वरीयता के जो मत होते हैं वो अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित मत प्राप्त नहीं हो जाते हैं। निर्धारित मत क्या होगा, 50+1 अर्थात 50% + 1 मत जब किसी उम्मीदवार को प्राप्त हो जाते हैं तब उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है और ये प्रक्रिया रुक जाती है। यही होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उनकी जांच और उनमें अंतिम फैसला देने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास में है। तो सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों में अपनी फैसले की अधिकारिता रखता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी शपथ का प्रारूप क्या होता है और शर्तें क्या होती हैं। तो राष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति को जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, लेकिन भारत के संदर्भ में यह शर्त नहीं है, उसे सिर्फ नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु उसको पूरी कर रही होनी चाहिए, उसकी मतलब 35 वर्ष का कम से कम वो होना चाहिए। साथ ही साथ वो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद के संदर्भ में यहाँ पे मंत्री का पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माना जाता है। उम्मीदवार को उसके बाद में उम्मीदवार को 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावकों की जरूरत पड़ती है जो उसकी उम्मीदवारी का समर्थन करें। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी होती है और इसमें जो शपथ लेता है वो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। ऐसा राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप होता है। इसमें वो संविधान और विधि के संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे संसद के या राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में उसको नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर वो नहीं स्थापित होना चाहिए, उसको आधिकारिक निवास मिलता है, संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते मिलते हैं। तो ये सभी शर्तें हैं राष्ट्रपति के लिए। पदावधि का जिक्र आर्टिकल 62 में किया गया है। वो 5 वर्ष की पदावधि तक पद पर रह सकता है, अर्थात वो 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर वह पद से अलग हो सकता है। आर्टिकल 62 में महाभियोग की प्रक्रिया भी बताई गई है राष्ट्रपति के, और इसमें शर्त है कि उसने संविधान का उल्लंघन किया हो, अर्थात संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। इसके लिए सदन के किसी भी सदन में शुरू करने से पहले 1/4 सदस्यों के द्वारा उस प्रस्ताव को हस्ताक्षरित भी किया जाना जरूरी होता है। तो महाभियोग का प्रस्ताव तभी संसद के सदन में शुरू किया जा सकता है जब 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हों।
राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास होना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे विशेष बहुमत से इस संदर्भ में ये चीज़ अलग है, क्योंकि विशेष बहुमत में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है, लेकिन यहाँ पे कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत जब प्रस्ताव को पारित करता है तभी महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है। राष्ट्रपति को उपस्थित और अपनी बात कहने का भी अधिकार प्राप्त होता है महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान। अब देखते हैं पद रिक्तता। तो एक तो हो गया कि उस पर महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया जाए, दूसरा हो गया अगर उसका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब वो पद पर नहीं रह सकता है। अगर उसके पास में योग्यताएं ही ना रही हों राष्ट्रपति के पद के लिए जो चाहिए होती हैं तब वो पद पर नहीं रह सकता है। अगर उसने त्यागपत्र दे दिया हो तब भी वो पद से अलग हो सकता है, या उसका निर्वाचन ही अवैध करार दे दिया गया हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब भी वो अपने पद से हट जाएगा, या उसकी मृत्यु हो गई हो तब वो पद से हट जाएगा। तो मृत्यु तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कहाँ पे पद पे रहेगा। तो ये कुछ पद रिक्तता से संबंधित राष्ट्रपति से जुड़ी हुई बातें थी जिनको हमने देखा। सो इस लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों का जिक्र करेंगे, जिसके अंतर्गत कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ इत्यादि देखेंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।